माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाने वाली हूं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वाले क्वेश्चंस। जी हाँ, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये 25, 24 और 23 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस है। मतलब 2023, 2024 और 2025 के पेपर्स में जो वर्बल टू नॉन वर्बल वाले क्वेश्चंस आए थे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के, वो मैं आज के क्लास के अंदर आप लोगों को करवाने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मैं सभी बच्चों को बताना चाहती हूं कि आप लोगों के लिए 79% ऑफ चल रहा है वेदांतु के सभी कोर्सेज पर। हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और 79th इंडिपेंडेंस डे है। दैट इज द रीजन 79% ऑफ आपको वेदांतु के सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट की, तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है ये आपको कहीं ना कहीं एक चांस देता है, एक मौका देता है नेशनल चैंपियन बनने का। अगर आप डेट्स देखेंगे तो 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर इसकी डेट्स हैं। ऑफलाइन ये एग्जाम आप लोगों का होगा आपके पास में, जो भी जहां पर भी जिन भी सिटीज के अंदर वेदांतु के सेंटर्स है वहां पर जाकर आपको ये टेस्ट देना होगा। अब आपको ये टेस्ट क्यों देना चाहिए, इसके पीछे भी तो एक रीजन होना चाहिए ना कि मैम मैं क्यों दूं ये टेस्ट। ये इसलिए देना चाहिए, सबसे पहले आपको आपका रैंक पता चल जाएगा कि भाई 2.5 लाख बच्चों ने पिछली बार दिया था, तो सोचो उसके अंदर आपका AIR आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा मैं कहां स्टैंड करता हूं। नंबर 2, आपको अप टू 100% का स्कॉलरशिप, मतलब वेदांतु के सभी कोर्सेज पर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के सभी बच्चे इसे दे सकते हैं और अपने कोर्सेज पर अप टू 100% तक क्या पा सकते हैं, स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा, आपको 1-on-1 काउंसलिंग मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों को ये फ्री कोर्स भी मिल जाएंगे। तो जी हाँ, अब तक 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं बच्चों को और 2 करोड़ वर्थ ऑफ प्राइज एंड रिवॉर्ड्स भी बच्चे जो है ले चुके हैं। तो ये सभी फायदे आपको हो सकते हैं, जिसमें मेरे को लगता है कि ये पूरा टेस्ट आपको सिर्फ और किसी चीज के लिए दो ना दो, एक चीज के लिए तो 1-on-1 काउंसलिंग के लिए तो जरूर देना चाहिए। क्योंकि ये जो जर्नी होता है ना हमारा, यहाँ पर अगर हमें कोई गाइड करने के लिए मिल जाए ना, तो वो हमारे लिए बाकी सब 150 करोड़ 200 करोड़ जितना भी आप लोगों ने दिया वो फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वो 1-on-1 काउंसलिंग, वो फ्री आपको यहाँ पर जब काउंसलिंग मिल रहा है, आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल रहा है, एक्सपर्ट्स ने जो बनाया है, और साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको फ्री मिल रहे हैं। सो यस, बच्चे जो है वो इन रिवॉर्ड्स का फायदा ऑलरेडी उठा चुके हैं। 150 करोड़ तक के वर्थ स्कॉलरशिप्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं एंड 2 करोड़ वर्थ ऑफ प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स भी बच्चों को पहुंचा चुके हैं। तो यस, अब आपकी बारी है। क्या आप भी फ्री कोर्सेज चाहते हैं? क्या आप भी 1-on-1 काउंसलिंग चाहते हैं? क्या आप बच्चे भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं? तो आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसके अंदर हम बात करेंगे वर्बल टू नॉन वर्बल। ध्यान दीजिएगा, 2025 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्बल टू नॉन वर्बल करना क्या होता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना होता है। ये पूरा एक पैसेज दे दिया, अब इस पैसेज से उसने बोला इसके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करो, है ना। ये एक ट्री डायग्राम दे दिया और इसके अंदर बोल दिया कि भाई अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है। अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में वो सॉइल इरोजन से रिलेटेड है, उसके इफेक्ट्स पूछ रहा है, प्रिवेंशन पूछ रहा है, डिफॉरेस्टेशन, सारे के सारे कॉजेज वगैरह सब कुछ यहां लिखा हुआ है, ये सब उसने पूछा। तो आपसे कॉजेज पूछ रहा है, इफेक्ट्स पूछ रहा है, प्रिवेंशन पूछ रहा है। तो मैं जब पैसेज पढ़ूंगा तो मैं इन की पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले आप एक बार जो भी आपको ट्री डायग्राम या फ्लो चार्ट या पाई चार्ट जो भी दिया हुआ है जिसके अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन को डालने को बोल रहा है, आप एक बार उसमें देख लो कि भाई ये पूछ क्या रहा है। जैसे हमने पहले ही क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या कर लिया कि सॉइल इरोजन से रिलेटेड, उसके कॉजेस, इफेक्ट्स और प्रिवेंशन से रिलेटेड मुझे ये फ्लो चार्ट यहां पर ड्रॉ करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ना शुरू करूंगा। अब मेरा सबसे पहला दिमाग कहां गया, मैंने ये देखा था यहाँ पे सबसे पहले मुझसे कॉजेस पूछे हुए हैं। मैं जब पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा कि मुझे कॉजेस, इफेक्ट्स और प्रिवेंशन कहां कहां देखने के लिए मिल रहे हैं। छोटा सा ही पैसेज आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता है और बहुत ही इजी सवाल होता है। तो की पॉइंट्स पे हमें ज्यादातर ध्यान देना होता है यहां पर। अभी क्वेश्चन पढ़ो। Soil erosion, a major environmental hazard today, is caused by both natural and man-made factors. पहली लाइन के अंदर ही आपको एक ऐसी चीज मिल गई जो आपसे पूछी जा चुकी है। अब अगर आप पहले फ्लो चार्ट नहीं देखते तो आपको नहीं पता होता कि यहां से मुझसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या मैं यहां पर कॉजेस बता सकती हूं? 2। क्या मैं यहां पर 2 कॉजेस बता सकती हूं? आप लोग बता सकते हो। अभी आपके सामने आया 2 कॉज, यहां पर अभी के अभी आपके सामने आ गए हैं। क्या है वो 2 कॉज, बताइए।
तुम्हारे मुंह के सामने लिखे हुए हैं, क्या है वो 2 कॉज, जल्दी बताओ। तुम्हारा सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है बेटा, मेरा सॉल्व करना नहीं, तुम्हारा सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। बताओ जल्दी बोलो, क्या है 2 कॉज? तुम्हें अभी के अभी दिख गए कि इज कॉज्ड बाय बोथ, दोनों तरीके से। सॉइल इरोजन जो है ना, मिट्टी का कटाव जो है वो किस वजह से हो रहा है? मेजर इन्वायरमेंटल हैजर्ड है जो हो रहा है नेचुरल और मैन मेड दोनों फैक्टर्स से। तो मैं यहां पर कॉजेस के अंदर पहले वाले बॉक्स में लिख दूंगी, पहले वाले बॉक्स में लिख दूंगी नेचुरल और दूसरे वाले में लिख दूंगी मैन मेड। 2 फैक्टर्स है, मैंने दोनों के बारे में बता दिया। पहला मैंने बोला नेचुरल, दूसरा मैंने बोला मैन मेड। अब मैं आगे पढ़ती हूं। Soil erosion is caused by unobstructed overflow and the flow of running water which carry away the topmost layer of the soil. क्या करता है बेटा ये? हाँ देखो यहां पर सीधा सीधा उसने बोला कि यार सॉइल इरोजन जो है वो होता है अनऑब्स्ट्रक्टेड ओवरफ्लो, ओवरफ्लो की वजह से, अनऑब्स्ट्रक्टेड ओवरफ्लो की वजह से, एंड द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर, और जो रनिंग वाटर का फ्लो होता है उसकी वजह से, विच कैरी अवे द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जो अपने साथ पूरी टॉप मोस्ट लेयर जो है वो ले जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सबसे पहला वाला क्या हो गया? ये सबसे पहला वाला नेचुरल के अंदर हो गया। हुआ या नहीं हुआ कि वाटर हमें एक कॉज बता दिया है। ठीक है, उसके बाद forest fires which destroy the roots of the plants which bind the soil together and lead to erosion. Second reason हमें क्या बता दिया? बताओ। सेकेंड रीजन हमें क्या बता दिया कि भाई हमारी ना फॉरेस्ट में जो आग वगैरह लग जाती है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, रूट्स जो है प्लांट्स की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो कि सॉइल को इकट्ठा करके रखती है एंड लीड टू इरोजन, जिसकी वजह से इरोजन होता है। द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन आर फ्लड, ड्रॉट। अभी इफेक्ट्स क्या है सॉइल इरोजन के? फ्लड और ड्रॉट बताए हुए हैं। बताइए, क्या हमसे पूछा हुआ था यहां पर? इफेक्ट्स में पूछा हुआ था, बिल्कुल पूछा हुआ था। तो हम क्या डाल देंगे यहां पर? इफेक्ट्स जब पूछे हैं तो हम यहां पर डाल देंगे फ्लड, ड्रॉट। हाँ या ना? इफेक्ट्स में पूछा है, फ्लड डाल दिया, ड्रॉट डाल दिया। आगे पढ़ते हैं। एज द वाइटल न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल गेट्स वेस्टेड अवे, अब क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो वेस्ट हो जाते हैं, द सॉइल टर्न्स बैरन। तो सॉइल कैसी हो जाती है? बैरन, उपजाऊ नहीं रहती है। तो ये भी एक इफेक्ट है, ये भी एक इफेक्ट है कि क्या हो जाती है, सॉइल कैसी हो जाती है बेटा? बैरन हो जाती है। कैसी हो जाती है भाई? बैरन लैंड हो जाती है। बहुत बढ़िया, है ना? तो ये भी एक ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एज द सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। किसकी वजह से सॉइल इरोजन रोका जा सकता है? जल्दी बताओ। यस, डैम्स और बंड्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से इसे रोका जा सकता है। सो प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? क्रिएशन ऑफ डैम्स एंड बंड्स, इनसे हम क्या कर सकते हैं? इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद दिया है एफॉरेस्टेशन। सो एफॉरेस्टेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एज ट्री होल्ड्स दी सॉइल टुगेदर। अभी एफॉरेस्टेशन, जितने पेड़ लगाएंगे पेड़ मिट्टी को उतना ही बांध के रखेंगे, तो एफॉरेस्टेशन ऑलरेडी दे दिया है। इंप्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर सच एज कॉन्टूर, प्लोइंग ऑल्सो हेल्प चेकिंग सॉइल इरोजन। अभी किसमें? एग्रीकल्चरल मेथड्स के चेंजेस भी, है ना? सो इंप्रूव्ड एग्रीकल्चरल मेथड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इंप्रूव्ड एग्रीकल्चरल मेथड, इसके अंदर हम डाल सकते हैं। अभी कॉजेज कैसे बताए थे? 2 बताए थे, एक नेचुरल बताया था, एक मैन मेड बताया था। नेचुरल कॉज के अंदर क्या है बोलो? वेरी गुड, एक तो वाटर है, फॉरेस्ट फायर, एक विंड है ना, और एक फ्लड है। यस, फ्लड है। तो हम यहां पर लिख देंगे विंड है, वाटर है और फ्लड है। ये तो हो गए हमारे
नेचुरल, हवा की वजह से क्या हो जाती है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है ना, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पानी तो है ही, पानी के बहाव की वजह से ऐसा होता है, और फ्लड भी एक तरीके से एक रीजन है, रनिंग वाटर। यस, वेरी नाइस। और मैन मेड क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो गया। और मैन मेड फैक्टर्स में क्या है, forest fires which destroy the soil together. The effects of soil erosion are as the vital nutrient of soil gets wasted, the soil turns barren, contour. तो यहाँ पर और कोई मेजर इन्वायरमेंटल हैजर्ड जो है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओवरफ्लो बोला जा रहा है, अनऑब्स्ट्रक्टेड ओवरफ्लो एंड द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर विच कैरी अवे द टॉप मोस्ट लेयर। फॉरेस्ट फायर हो गया, डिस्ट्रॉय कर देता है रूट्स को। तो एक और हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर मैन मेड, तो डिफॉरेस्टेशन ही दिया हुआ है और तो कुछ दिया नहीं हुआ यहां पर, है ना। मैन मेड में केवल एक डिफॉरेस्टेशन यहां पर दिया हुआ है, तो लास्ट वाला हमें जो है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है। हैवी रेनफॉल दिया हुआ है क्या यहां पर कहीं पे, क्योंकि इसके आंसर में मेंशन किया हुआ था हैवी रेनफॉल। सो इरोजन आर फ्लड, द इफेक्ट्स ऑफ सोइल इरोजन आर फ्लड आता है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, ड्रॉट होता है, वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वेस्टेड अवे, सॉइल टर्न्स बैरन, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो कहीं पे भी यहां पर तो मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए अभी हम उसको नहीं लिखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ नेशंस डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर। पहले हम देखेंगे हमें दिया क्या है, हमें एक तरीके से ये वाला फ्लो जो है वो भरना है, हमें ये एक डायग्राम दिया हुआ है जो हमें फिल करना है। कितने बच्चे इस डायग्राम को फिल कर पाएंगे, देख लो, ये डायग्राम अच्छे से दिख गया। इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसे फिल करना है। अ नेशंस डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एक नेशन का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम के नेचर के ऊपर। एवरी कंट्री हैज इट्स इकोनॉमिक सिस्टम। अब हर एक कंट्री का क्या होता है, अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो हमें यहां पर क्या बताना है, हमें यहां पर इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करना है। कोई दो टाइप बताए जाएंगे। Two different criteria are applied while classifying the economic system। कि दो डिफरेंट क्राइटेरिया लिए जाते हैं जब भी हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम को। अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। जल्दी से देखो, पहले मुझे बताओ दो कौन से नाम है जो सबसे पहले आप डालोगे इस वाले के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो दो मेजर नाम आपको डालने हैं वो क्या डालोगे बताओ। नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड करता है, एंड एवरी कंट्री हैज इट्स इकोनॉमिक सिस्टम। अभी टू डिफरेंट क्राइटेरियाज अप्लाई होते हैं जब भी आप क्लासिफाई कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बताइए दो चीज क्या हो गई, पहला क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोलो हाँ या ना। तो बस यहां पर ये ही दोनों नाम आप लोगों को डालने हैं। कैसे डालेंगे, सबसे पहला डालेंगे ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। खुद से लिख लेना ढंग से, है ना, साफ सुथरा, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां पर डाल दीजिए स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने डाल दिया। अब उसके बाद तीन पूछे। अब ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर तीन क्या दिए थे इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये डाल दो, कैपिटलिस्ट, सेकंड हमने डाल दिया सोशलिस्ट, एंड थर्ड हमने क्या डाल दिया बच्चा, मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। वहीं पर नेक्स्ट वाले में as classified to the stage of economic development, they are classified into developed, developing and underdeveloped. Developed, developing, और लास्ट क्या है, अंडर
डेवलप्ड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। की पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। जब भी आप बच्चों की पॉइंट्स पर ध्यान दोगे आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ना, 2023 का ये क्वेश्चन है, 2023 में आया था। क्या है यहां पर आपको ये एक फ्लो चार्ट जो है वो डालना है। बेसिकली आपको शुगर बीट टू शुगर अप प्रोसेसिंग जर्नी, शुगर बीट से शुगर बनाने का जो प्रोसेसिंग जर्नी है वो आपको देना है 8 पार्ट्स में, 4 यहां पर एंड 4 यहां पर। ठीक है, तो ये आपको अभी एक बार पढ़ना होगा। पढ़िए अच्छे से, पहले तुम लोग पढ़ो फिर मैं बताऊंगी आंसर। पहले पढ़ो अच्छे से, तुम्हारा पढ़ना जरूरी है। ढंग से तमीज से पढ़ो इसे, एक बार रीड कीजिए इसको एंड देन आंसर कीजिएगा। मैं ही पढ़ती रहती हूं और फिर तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, है ना। जल्दी से देखो, शुगर बीट ग्रोज थ्रू द समर, शुगर बीट ग्रोज थ्रू द समर। Yep. शुगर बीट जो है वो ग्रो करता है थ्रू दी समर एंड इज हार्वेस्टेड इन ऑटम एंड विंटर। और वो हार्वेस्ट कब किया जाता है बेटा? ऑटम में और विंटर में। तो सबसे पहली लाइन ही हमें, क्योंकि प्रोसेस देना है तो हम सबसे पहली लाइन को ही यहां पर मेंशन कर देंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रोथ स्टेज। सबसे पहला स्टेज क्या है? नंबर 1 हमने डाला ग्रोथ स्टेज। अभी ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या बताओगे? 2 पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं, है ना। क्या 2 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं? समर के अंदर ग्रो होता है और ऑटम में हार्वेस्ट होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ग्रो करता है कब? समर के अंदर, और हार्वेस्ट किया जाता है कब? ऑटम के अंदर। हाँ या ना? पहला प्रोसेस हमने बता दिया। आगे पढ़ते हैं अब। When it arrives on site, अब क्या होता है? अराइव करता है, साइट पर आता है। The sugar beet is washed। तो प्रोसेस क्या होता है? तो अब हम लिखेंगे क्या? अराइवल एंड इनिशियल प्रोसेसिंग। पॉइंट नंबर 2 हो गया, अराइवल एंड इनिशियल प्रोसेसिंग। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। क्या है अराइवल और इनिशियल प्रोसेसिंग के अंदर? साइट पर आता है और वॉश होता है। तो हम लिख देंगे छोटा सा पॉइंट बना के कि अराइव्स ऑन साइट एंड सेकेंड पॉइंट है वॉश्ड। उसको क्या किया जाता है? धोया जाता है। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है? दी शुगर बीट इज स्लाइस्ड इनटू थिन स्ट्रिप्स कॉल्ड कॉसेट्स। अब क्या किया जा रहा है बेटा? उसका स्लाइसिंग किया जा रहा है, जिसको क्या बोला जा रहा है? कॉसेट्स बोला जा रहा है। बिल्कुल मेंशन करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा कि स्लाइसिंग। पहले क्या हो रहा था? ग्रोथ स्टेज था, कहां पर उगता है, कहां पर कटता है, फिर अराइवल कहां पर आता है, फिर वॉश होता है, फिर है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के अंदर क्या करा जा रहा है? स्लाइस्ड इनटू थिन स्ट्रिप्स कॉल्ड कॉसेट्स। तो हम लिख देंगे स्लाइस्ड इनटू कॉसेट्स। हम यहां पर मेंशन कर देंगे कि क्या किया जाता है? स्लाइस्ड इनटू, बोलिए, कॉसेट्स। ठीक है, थिन स्ट्रिप्स में उसको क्या किया जाता है? स्लाइस किया जाता है। आगे, these thin strips are mixed with hot water to extract the sugar and a lime solution is added to the raw juice to remove any impurity। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या किया जा रहा है? बेसिकली यहां पर हॉट वाटर के साथ उसको मिक्स किया जा रहा है। किस चीज के लिए किया जा रहा है ये? टू एक्सट्रैक्ट दी शुगर, शुगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अब हम इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? इस पॉइंट को हम पॉइंट नंबर 4 को नाम देंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर। की पॉइंट्स देखने आपको, एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर। अब क्या किया जाता है? शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? मिक्स्ड विद हॉट वाटर
पॉइंट नंबर 1 हम डालेंगे मिक्स किया जाता है विद हॉट वाटर, और पॉइंट नंबर 2 भी है क्या, उसके बाद क्या किया जाता है, एंड अ लाइम सोल्यूशन इज एडेड टू द रॉ जूस, और फिर क्या किया जाता है, लाइम सोल्यूशन ऐड किया जाता है इंप्योरिटी हटाने के लिए, है ना। सो लाइम जूस एडेड, लाइम एडिशन ऑफ लाइम जूस यहां पे डालेंगे, रुक जाओ। पॉइंट नंबर 2 यहां डाल देती हूं, एडिशन ऑफ लाइम जूस टू रिमूव इम्प्योरिटीज। किस चीज के लिए बेटा, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए ये किया जाता है। अब फोर्थ क्या है, आगे क्या हो रहा है, दी सिरप इज फिल्टर्ड, हीटेड एंड सीडेड विद टाइनी शुगर क्रिस्टल। तो अभी किसका प्रोसेस हो गया, फिल्टर का, प्योरिफिकेशन का। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या हो गया, फोर्थ स्टेप हमारा हो गया प्योरिफिकेशन। कैसे करा जाता है प्योरिफिकेशन, बताइए। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखे हम प्योरिफिकेशन में, कि सिरप को फिल्टर किया जाता है, तो प्योरीफाई किया जा रहा है कैसे, heated and seeded with tiny sugar crystals which grow into the required size. The sugar crystals are then washed. तो अभी उसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है और सीडेड। बोलो भाई, आ रहा है समझ में, है ना। प्योरिफिकेशन में तो पहला चीज क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा, फिर हीट किया जाएगा, फिर सीड किया जाएगा। तीनों पॉइंट्स लिख दीजिए, है ना। यस, तीनों पॉइंट्स लिख दीजिए। प्योरिफिकेशन के अंदर क्या किया जा रहा है, पहले तो उसको फिल्टर्ड, हीटेड और फिर सीडेड, है ना। किसके साथ, शुगर क्रिस्टल्स के साथ। बोलो हाँ या ना, यस, विद शुगर क्रिस्टल्स, विद शुगर क्रिस्टल्स, राइट। प्योरिफिकेशन हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, yes, which grow into the required size. उसके बाद है the sugar crystals are then washed, dried and cooled. उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, बताइए, उसके बाद क्या हो रहा है। yes, हम ये वाला चीज मिस कर दिए हैं, which grow into the required size. ये वाले स्टेप को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो उसके बाद प्योरिफिकेशन की ये सभी प्रोसेस के बाद बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, मतलब वो ग्रो करता है अपने रिक्वायर्ड साइज के अंदर। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, उसके बाद का प्रोसेस है द शुगर क्रिस्टल्स आर देन वॉश्ड, ड्राइड एंड कूल्ड। उसके बाद क्या किया जाता है, फाइनल प्रोसेसिंग है, वॉश, ड्राई और कूल किया जाता है। तो हम लिख देंगे फाइनल प्रोसेसिंग। एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है हमने, देख लो। फाइनल प्रोसेसिंग के अंदर क्या है, वॉश्ड, ड्राइड एंड कूल्ड, ठीक है। तीनों चीज की जाती है, वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है और कूल किया जाता है। भाई पॉइंट्स में लिख देना, ऐसे करके मत लिखना, ठीक है। पॉइंट्स में लिख देना, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आफ्टर दैट शुगर इज डिलीवर्ड टू आवर कस्टमर्स इन वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड रिटेल मार्केट। और उसके बाद फाइनल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, बिल्कुल। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या प्रोसेस आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगा कस्टमर्स इन वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स बोथ इंडस्ट्रियल एंड रिटेल। तो कस्टमर्स लिख दीजिए, इंडस्ट्री और रिटेल लिख दीजिए। यहां पर लिख दो कस्टमर्स और ब्रैकेट में डाल दो रिटेल एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है। उन लोगों को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। 3 क्वेश्चंस थे 25, 24 और 23 के प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिए गए, और इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को एग्जाम में 100% देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और करवाती हूं जहां पर और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, और डाउनलोड करना भूल गई मैं।
ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, चिंता नहीं चिंता नहीं चिंता नहीं, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चंस को, यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। अभी तो काफी टाइम बाकी है बच्चों, अभी तो हमें करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वर्बल टू नॉन वर्बल, क्या दिया हुआ है? आउटसाइड द सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर, ये 2023 का क्वेश्चन है आई गेस। देयर इज अ बोर्ड डिस्प्लेइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मेंबर्स, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस जो भी है मेंबर्स के लिए वो लिखे हुए हैं। दे आर एज फॉलोज, वो कुछ इस प्रकार है। यू शुड एंटर योर नेम एंड रजिस्टर्ड नंबर इन द रजिस्टर बिफोर एंटरिंग इन द लाइब्रेरी। आपको करना क्या है? सबसे पहला रूल है कि आपको अपना नाम और अपना रजिस्टर्ड नंबर जो है रजिस्टर के अंदर डालना है एंट्री करने से पहले लाइब्रेरी के अंदर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? यू शुड पे योर मंथली एनुअल मेंबरशिप ऑन टाइम, मंथली और एनुअल मेंबरशिप टाइम पर भरना है, ठीक है भाई। नंबर 3, यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन बुक मैगजीन यू हैव टेकन। बोलते हैं ना कि भाई लाइब्रेरी के जो भी होते हैं उनके ऊपर आपको लिखना विखना अलाउड नहीं होता है। Number 4, you should not take any book or magazine out of the library without prior permission and registration. तो बिना किसी प्रायर परमिशन या रजिस्ट्रेशन के आप नहीं लेकर जा सकते कोई भी किताब, ठीक है। You should maintain pin drop silence in the library. लाइब्रेरी में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। You are not allowed to eat, drink, chat or smoke inside the library. आप ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना ड्रिंक, चैट, स्मोक कुछ भी नहीं कर सकते हो लाइब्रेरी के अंदर। यू शुड रिटर्न द बुक्स और मैगजीन्स यू हैव टेकन ऑन टाइम, और जो भी मैगजीन्स या बुक्स आपने लिया है वो आपको टाइम से रिटर्न करना है। यू शुड नॉट डिस्टर्ब अदर मेंबर्स एंड द लाइब्रेरियन व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी, और आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे दूसरे मेंबर्स को या लाइब्रेरियन को व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी, जब आप लाइब्रेरी के अंदर हो तब आप बिल्कुल भी ये सब चीजें नहीं करोगे। हाँ या ना? दे दिया आप लोगों को ये, तो बहुत इजी है। अब अगर आप लोगों को बोला जाए, अरे यार ये बार बार इसमें ऐसा क्यों होता है, आई डोंट नो, ये ना सारा दिन से जब स्क्रीन चलती है ना तो ये बहुत गर्म हो जाती है आई गेस। पूरा मैंने वो लगाया हुआ है बट आई डोंट नो। सो डूज और डोंट्स जब हमें दे दिए तो हमें इस तरीके का ना एक टेबल दिया जाएगा, है ना, और उसके ऊपर केवल ये लिख दिया जाएगा कि यहाँ पर डूज दे दिए गए हैं और यहाँ पर डोंट्स दे दिए गए हैं, राइट। तो अब हम कैसे करेंगे? देखो पहले करना क्या क्या है, हमें एंटर करना है हमारा नाम और रजिस्टर्ड नंबर रजिस्टर के अंदर लाइब्रेरी में एंटर करने से पहले। फिर हमें अपना मंथली और एनुअल मेंबरशिप पे करना है टाइम पर, है ना। उसके बाद मेंटेन करना है पिन ड्रॉप साइलेंस लाइब्रेरी के अंदर, या रिटर्न करनी है बुक्स और मैगजीन्स टाइम पर, राइट। यस, वहीं पर डोंट्स में क्या था बेटा? राइट एनीथिंग ऑन द बुक एंड मैगजीन, ये हमें नहीं करना है। टेक एनी बुक और मैगजीन आउट ऑफ द लाइब्रेरी विदाउट प्रायर परमिशन एंड सजेशन, ये भी हमें नहीं करना है कि हमें कोई भी बुक और मैगजीन जो है लाइब्रेरी से बाहर नहीं लेकर जाना है बिना किसी प्रायर परमिशन के। ईट, ड्रिंक, चैट और स्मोक इनसाइड द लाइब्रेरी नहीं करना है। डिस्टर्ब अदर मेंबर्स एंड लाइब्रेरियन व्हेन इन द लाइब्रेरी नहीं करना है। तो जो चीज करनी है वो इधर डाल दी, जो चीज नहीं करनी है वो इधर डाल दी। तो ध्यान इस बात पे देना है कि पूरे पूरे सेंटेंस बना के नहीं लिखने, जो की पॉइंट्स है ना, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना, जो की पॉइंट्स हम लिखते हैं ना, बस उस की पॉइंट्स का ध्यान रखना और की पॉइंट्स के जरिए आपको अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है। आपको पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वहां से उठाकर एज इट इज पूरा कि यू शुड नॉट एंटर योर नेम इन द रजिस्टर बिफोर एंटरिंग इनटू द लाइब्रेरी, नहीं, हमने क्या डाला? हमने डाला एंटर योर नेम, है ना, रजिस्टर्ड नंबर इन द रजिस्टर बिफोर एंटरिंग द लाइब्रेरी। भाई अपना नाम डालो, रजिस्टर्ड नंबर डालो एंटर करने से पहले लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। एंटर योर नेम, रजिस्टर्ड नंबर इन द रजिस्टर बिफोर एंटरिंग द लाइब्रेरी। तो यू शुड हमने हटा दिया, पॉइंट्स डालने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो नॉन वर्बल टू वर्बल है, ये हम स्किप करेंगे अभी के लिए। और अच्छा, इसको हम उल्टा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आपको ये पैसेज दिया हुआ है ना, आपको ये पैसेज दिया है, ये वर्बल टू नॉन वर्बल ही है। टर्टल्स के बारे में, टर्टल एंड टॉर्टॉइज आर क्लोजली रिलेटेड। भाई टर्टल्स जो होते हैं और टॉर्टॉइज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। कैसे? दे आर बोथ रेप्टाइल्स फ्रॉम द सेम फैमिली, वो दोनों ही रेप्टाइल्स होते हैं सेम फैमिली से।
टेस्ट्यूडाइन्स एंड खिलौनियन. The main difference between the two is that turtle is the name given to water dwellers. अभी जो turtle नाम दिया गया है वो किसको दिया गया है? जो पानी में रहते हैं उनको दिया गया है ना. एंड जो tortoise नाम दिया गया है वो जमीन पे रहने वालों को दिया गया है. They are easily identified by the presence of shell. अभी उनको ना जैसा उनका shell होता है ना उसे easily identify किया जा सकता है from which their head and limbs protrude. ठीक है. अब टर्टल्स आर फाउंड इन अफ्रीका एंड अमेरिका. अभी टर्टल्स कहां पाए जाते हैं बेटा? अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाते हैं, है ना. इट्स शेल इज लाइटो एंड मोर स्ट्रीमलाइंड देन दैट ऑफ टॉर्टोइज. और उसका जो शेल है वो काफी लाइट होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होता है टॉर्टोइज के कंपैरिजन में. हाँ, बाहर निकलना, प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकलना, जहां से उनके लिम्स वगैरह बाहर निकलते हैं, है ना. यस. सो टू इनेबल स्विमिंग इट वाज वेब्ड फीट विद लॉन्ग क्लॉज. अभी ताकि वो भाई स्विम कर पाए उनके फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं और क्लॉज बड़े होते हैं थोड़े से, है ना. टर्टल्स आर ओमनिवोरस ईटिंग बोथ वेजिटेशन एंड मीट. दोनों चीजें ये लोग खाते हैं. Their lifespan is shorter than that of tortoise with an average age of 20 to 40 years. Average age उनका 20 to 40 होता है, ठीक है. और maximum जो है वो 86 years होता है. Tortoise are found mainly in Asia and Africa. Asia और Africa में ज्यादा पाए जाते हैं, but also in America. But America में भी इनको पाया जाता है. It has a rounder, bumpier, heavier shell than a turtle. और इसका एक rounder, bumpier और heavier shell होता है turtle के comparison. सब कुछ दे दिया. आप दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोगों को क्रिएट करने के लिए दे देंगे. इट्स बेंट लेग्स आर शॉर्ट एंड स्टर्डी. उसके बेंट लेग्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, स्टर्डी होते हैं. टॉर्टोइज आर यूजुअली हर्बीवोरस. वो आमतौर पर क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं. बट सम ईट मीट. लेकिन कुछ उनमें से मीट खाते हैं. देयर लाइफ स्पैन इज लॉन्गर देन दैट ऑफ टर्टल. और उनका जो लाइफ स्पैन है वो टर्टल से ज्यादा होता है विद एन एवरेज ऑफ 80 to 150 years. 80 से 150 साल तक ये लोग जीते हैं. एंड अ मैक्सिमम ऑफ 188 years. और मैक्सिमम तो भाई 188 साल तक भी देखा गया है कि ये लोग जिंदा रह सकते हैं. अब कितना सारा डिटेल आपको दिया है, सोचो, है ना. इतना बड़ा पैसेज अगर आ जाए एग्जाम में तो क्या करे? कुछ नहीं, डरना नहीं है, आ जाएगा तो कोई बात नहीं. अब अलग अलग फीचर्स आपको जो टेबल दिया है ना, इस टेबल में देखो. पहले क्या बोला? पहले बोला हैबिटेट क्या है, टर्टल कहां रहते हैं, टॉर्टोइज क्या रहते हैं, कोई पानी में रहता है, कोई जमीन में रहता है, वो वाली चीज. फिर आपको बोला प्लेसेस फाउंड इन, कहां टर्टल कहां पाए जाते हैं, टॉर्टोइज कहां पाए जाते हैं, वो. फिर उनका शेल कैसा होता है, टर्टल का कैसा होता है, टॉर्टोइज का कैसा होता है, वो. फिर उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, टर्टल का लाइफ स्पैन क्या होता है, टॉर्टोइज का लाइफ स्पैन क्या होता है. बहुत इजी क्वेश्चन है ना. तो हमें बताया था कि भाई हैबिटेट क्या है, टर्टल पानी में रहता है, टॉर्टोइज लैंड में रहता है. इनका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इन क्वेश्चंस को करना प्रैक्टिस जाके. प्लेसेस फाउंड इन, अभी ये कहां पाया जाता है? अफ्रीका और अमेरिका में. लेकिन टॉर्टोइज एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में भी पाया जाता है. ये तीनों जगह पाया जाता है. शेल कैसा होता है? इसका शेल जो होता है लाइट होता है, हल्का होता है और ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होता है दूसरे टॉर्टोइज के कंपैरिजन में. टॉर्टोइज का क्या होता है? थोड़ा राउंडर होता है, बम्पियर होता है और हैवी होता है टर्टल के कंपैरिजन में, है ना. उसके बाद लाइफ स्पैन बताया ये 20 से 40 साल का होता है, ज्यादा से ज्यादा 86 इयर्स जीते हैं. इनका बताया 80 to 150 इयर्स का होता है और ज्यादा से ज्यादा 188 इयर्स जीते हैं. तो ज्यादा की पॉइंट्स आपको देखने हैं और उन्हीं में आंसर करना है. लंबे लंबे लाइन सेंटेंसेस आप लोगों को नहीं फॉर्म करके लिखने. इजी था. एक और देखते हैं, और क्वेश्चन है क्या? वर्बल टू नॉन वर्बल का ये रहा. ये हमें क्या दिया है? एक हमें पैसेज दिया है और हमें इसको इसके अंदर, अब ये पूरा प्रोसेस है, देखो ये पूरा यहां पर प्रोसेस है. हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है ना. जैसे अभी हमने वो शुगर वाला किया था वैसे ही अभी ये वाला एक प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करना है. सेलेक्ट जूसी लेमन्स से शुरू होगा. आइए पढ़ना शुरू करते हैं. Select juicy lemons to prepare 1 liter of lemon squash extract. ठीक है, आपको क्या करना है कि भाई जूसी लेमन सेलेक्ट करने हैं 1 लीटर लेमन स्क्वैश बनाने के लिए. एक्सट्रैक्ट दी जूस. ठीक है, देन टेक 1 लीटर ऑफ वाटर. फिर आपको 1 लीटर पानी लेना है. 2 kg ऑफ शुगर एंड हाफ टेबल स्पून ऑफ सिट्रिक एसिड. तो 2 kg शुगर और आधा टेबल स्पून सिट्रिक एसिड लेना है. एंड बॉयल द मिक्सचर टिल द शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व.
तो अभी हमें एक बात देखो, दूसरा क्या दिया, एड 2 kg ऑफ शुगर टू 1 लीटर ऑफ वाटर से पहले हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, हमें इस बॉक्स को फिल करना है ना। तो हम यहां पर प्रोसेस में देखेंगे कि 2 kg शुगर ऐड करने से पहले क्या बोला, ये एड 2 kg ऑफ शुगर टू 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इससे पहले भी उसने क्या बोला, एक प्रोसेस है, एक स्टेप है जो मिस हो रहा है। क्या है वो स्टेप, सेलेक्ट जूसी लेमन्स। ये तो हमें दे दिया, सेलेक्ट जूसी लेमन्स टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ लेमन स्क्वॉश, एक्सट्रैक्ट द जूस। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस में क्या आ जाएगा, जूस निकालो, है ना। प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट द जूस, जूस निकालो भाई। अभी तुमने जूस निकाल लिया, अब उसके बाद एड 2 kg ऑफ शुगर टू 1 लीटर ऑफ वाटर, 2 kg शुगर डालो 1 लीटर पानी में। अगला क्या दे रखा है, बॉयल द मिक्सचर। तो बॉयल द मिक्सचर और एड 2 kg ऑफ शुगर के बीच का प्रोसेस क्या है, हाफ टेबल स्पून ऑफ सिट्रिक एसिड एंड बॉयल द मिक्सचर टिल द शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व। तो एड हाफ टेबल स्पून ऑफ सिट्रिक एसिड, ये मेंशन नहीं किया है, हम लिखेंगे एड हाफ टेबल स्पून ऑफ सिट्रिक एसिड। क्या करना है, हाफ टेबल स्पून सिट्रिक एसिड ऐड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मिक्सचर को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद क्या बोल रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाता है तब तक। लेटर ऐड येलो फूड कलर एंड 1 टेबल स्पून एसेंस। अभी हमारा अगला क्या था, बॉयल द मिक्सचर के बाद पोटेशियम मेटा बाय सल्फाइड से पहले वाला स्टेप। तो यहां पर ये दे रखा है, डिसॉल्व द पोटेशियम मेटा बाय सल्फाइड इन अ लिटिल जूस। तो उससे पहले वाला क्या है, एड येलो फूड कलर एंड 1 टेबल स्पून एसेंस। लिख दो, येलो फूड कलर और 1 टेबल स्पून एसेंस ऐड करना है। येलो ऐड येलो फूड कलर एंड 1 टेबल स्पून एसेंस, राइट। उसके बाद ऐड पोटेशियम मेटा बाय सल्फाइड आपको ऐड करना है, यस कहां गया, मेटा बाय सल्फाइड आपको ऐड करना है इन अ लिटिल जूस एंड मिक्स इट इनटू द प्रिपेयर्ड स्क्वॉश, और उसको प्रिपेयर्ड स्क्वॉश में मिक्स कर देना है। अब सारे के सारे हमें खाली दिए, तो अब हम आगे का प्रोसेस लिख सकते हैं, पोर द प्रिपेयर्ड स्क्वॉश इन स्टरलाइज्ड बॉटल्स एंड अलाउ इट टू कूल। फिर हमें उसको स्टरलाइज्ड बॉटल्स में डालना है और उसे ठंडा होने देना है। सील इट और क्लोज द बॉटल्स टाइटली, फिर हमें उसे सील कर देना है और बॉटल्स को टाइटली बंद कर देना है। स्टोर द बॉटल्स इन कूल प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट, और फिर कूल प्लेस में उनको स्टोर कर देना। तो हमारा अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा, हमें मिक्स करना है उसको प्रिपेयर्ड स्क्वॉश में। पोर द प्रिपेयर्ड स्क्वॉश इनटू स्टरलाइज्ड बॉटल, स्टरलाइज्ड बॉटल में डालना है, ठंडा होने देना है, क्लोज बॉटल में टाइटली उसको बंद करना है और उसको कूल प्लेस में अवे फ्रॉम सनलाइट स्टोर करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी 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 इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी ले लिया, बढ़िया। रीड द फॉलोइंग डायग्राम एंड ट्रांसफर। अभी तो ये डायग्राम से हमें इसको ट्रांसफर करना है, इसका हम एक अलग से क्लास करेंगे जहां से नॉन वर्बल से वर्बल में हमें डालना होता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल का। क्या कहता है, चंद्रयान 2 इंडियाज सेकेंड मिशन टू द मून विल for the first time unravel secrets around the moon's south poles. Chandrayaan 2 is a 3-part spacecraft, an orbiter, a lander and a rover. तो चंद्रयान 2 जो है इंडिया का सेकंड मिशन है मून के लिए, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार अनरावल करेगा सीक्रेट्स अराउंड द मून्स साउथ पोल की तरफ, सारे सीक्रेट्स रिवील करेगा। चंद्रयान 2 जो है कि 3-part स्पेसक्राफ्ट है, एक ऑर्बिटर है उसके अंदर, एक लैंडर है और एक रोवर है। द लैंडर इज नेम्ड विक्रम, लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है, विक्रम साराभाई के वजह से, फाउंडर थे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। रोवर नाम दिया गया है प्रज्ञान की वजह से, जिसका मतलब होता है विजडम।
चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड ऑन 22 जुलाई। 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था एटॉप इसरोज GSLV Mk3 एट 2:43 PM पर फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा में। अभी ध्यान देना, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, यही तो आपको बस वहां पर डालनी है, इसी पे ध्यान देना है, सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान देना ही नहीं है। परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड द रॉकेट रिलीज्ड चंद्रयान 2। अब वो परफॉर्म कर रहा है जैसा एक्सपेक्ट किया गया था कि जो रॉकेट है वो रिलीज करता है चंद्रयान 2 को इन अ हाईली एलिप्टिक ऑर्बिट अराउंड अर्थ अबाउट 17 मिनट्स लेटर, 17 मिनट बाद उस ऑर्बिट में। इन फैक्ट इट वॉज रिलीज्ड 6000 किलोमीटर हायर देन प्लान्ड, है ना, और इनफैक्ट ये तो 6000 किलोमीटर ऊपर रिलीज कर दिया गया जो प्लान किया गया था उसके कंपैरिजन में। द सोलर एरेज ऑन चंद्रयान 2 डिप्लॉयड स्मूथली एज द प्रोब बिगेन इट्स जर्नी। दे दिया हमें सब कुछ। अब इसमें बहुत सारे वर्ड जैसे हो सकते हैं, जैसे इलिप्टिक ऑर्बिट या प्रोब, ठीक है, या फिर बहुत सारे नाम ऐसे हो सकते हैं जो आपको लग रहा हो कि यार मैम ये तो बहुत मुश्किल है, बट आपको इनसे डरना नहीं है, हमें तो मेन इंफॉर्मेशन उठाकर डालनी है। नेम क्या है मिशन का? मिशन का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। चंद्रयान 2, सिंपल लिख दो, चंद्रयान 2। क्या नाम है मिशन का? चंद्रयान 2। डेट ऑफ लॉन्च क्या है? चलो वापस से पढ़ो, डेट बताओ लॉन्च का। यहां पर कहां दिया हुआ है? रेवेल सीक्रेट और कहीं पे दिया है, बताइए। ये रहा, वॉज लॉन्च्ड ऑन 22 जुलाई, है ना, एट 2:43। सो 22 जुलाई को इसका डेट है। टाइम डालना चाहो तो डाल देना, पर केवल डेट ही पूछा गया है तो डेट ही डालेंगे। सेंटर और क्या था लॉन्च का? कहां पर लॉन्च किया गया था ये बताइए। सेंटर क्या था लॉन्च का? यहां पर कहां दिया हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा। क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, लिख दो, सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा, एट श्रीहरिकोटा, ठीक है। नेम ऑफ रोवर, रोवर का नाम क्या था बताओ, जल्दी से पढ़ के बताओ, ढूंढ के बताओ। यहां पर दिया है कहीं पे अ लैंडर एंड अ रोवर। रोवर क्या है? प्रज्ञान, मीनिंग विजडम, डाल दीजिए। नेम ऑफ रोवर प्रज्ञान, मतलब क्या है? विजडम। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। कौन थे फाउंडर इंडियन स्पेस प्रोग्राम के? जल्दी से बनाइए, जिनके नाम पर ये रखा गया था। विक्रम, आफ्टर विक्रम साराभाई, है ना, फाउंडर थे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, तो विक्रम साराभाई हम यहां पर लिख देंगे कि कौन थे फाउंडर? विक्रम साराभाई। कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस है, आप इजीली एग्जाम के अंदर कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से। तो इसीलिए कोई भी मुश्किल वर्ड्स आ जाते हैं, है ना, कोई भी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर आपको ये लग रहा है कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, इनका तो मुझे मीनिंग ही नहीं पता। कोई बात नहीं, हमें करना भी नहीं उसके मीनिंग का कुछ, हमें कुछ नहीं करना उसके मीनिंग का। हमें तो सब कुछ उठाकर इंफॉर्मेशन उन बॉक्सेस में डालनी है, और वो भी पूरा पूरा नहीं लिखना है, हमें तो पॉइंट्स लिखना है। जैसे आप लोग अपने नोट्स बनाते हो ना, बस वही चीज आपको फोकस करनी है कि भाई जैसे मैं मेरे नोट्स बनाता हूं वैसे ही मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी हम करेंगे। राजा राम मोहन रॉय वॉज अ zealous social worker holding modern and progressive views, ठीक है। He firmly stood against social bigotry, conservation and superstition and advocated English and Western education for his fellow men. He knew many languages, English, Persian, Arabic, Latin, Hebrew. He was born in 1772 in West Bengal. कहां पर जन्म हुआ था? वेस्ट बंगाल में 1772 में जन्म हुआ था। अब He joined East India Company in 1805. East India Company ज्वाइन किया 1805 में। टाइटल मिला राजा, conferred from Ram Mohan Roy from the Mughal Emperor. In 1814 he founded आत्मीय सभा। आत्मीय सभा इन्होंने फाउंड किया था, मतलब शुरू किया था। And in 1822 ब्रह्म समाज। He abolished सती, चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा, ये सब उन्होंने खत्म किया था। He is rightly called the father of Indian Renaissance
बोला जाता है उनको, फादर बोला जाता है इंडियन रेनेसां का, और द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी उनको बोला जाता है। ही डाइड ऑन 27th of September 1833 इन इंग्लैंड। 17 सितंबर को 1833 में इंग्लैंड में क्या हो गया था बच्चों, इनका डेथ हो गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, नेम पूछा जा रहा है, नाम बता दो, क्या नाम है, राजा राम मोहन रॉय। डेट ऑफ बर्थ क्या है, बहुत इजी है, कहां पे दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, देखो बॉर्न, ही वाज बोर्न इन 1772 इन वेस्ट बंगाल। तो प्लेस नहीं पूछा है, डेट लिखा है, तो हम लिख देंगे 1772 वेस्ट बंगाल लिख दो। 1772 वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। तो सिर्फ डेट पूछा है तो डेट ही लिखना है। वैसे 3 प्रैक्टिसेस अबॉलिश्ड, कौन कौन सी 3 प्रैक्टिसेस थी जो उन्होंने अबॉलिश की थी, चाइल्ड मैरिज, पर्दा और सती, है ना, यही थी ना, सती, चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा, लिख दो, सती, चाइल्ड मैरिज और पर्दा, राइट। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस लॉन्च्ड एंड लैंग्वेजेस नॉन, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्होंने लॉन्च किए थे और कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो इन्हें आती थी। तो यस, अमित्य सभा और ब्रह्म समाज इन्होंने लॉन्च किया था, और इंग्लिश, पर्शियन, अरबिक, लैटिन, फ्रेंच और हिब्रू इनको अच्छे से आता था। बोलो, आया समझ में? वर्बल टू नॉन वर्बल तो बढ़िया तरीके से आई गेस आप लोगों का हो गया होगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो क्लास है बच्चों वो यहीं पर खत्म होता है। मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आपको वीडियो का पीडीएफ, ये जो आज की क्लास है इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन 2023, 24, 25, 22, 19 के हैं। तो ये क्वेश्चंस आप समझ जाइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का रीजन क्या है, क्यों करने चाहिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देयर इज अ रीजन, रिपीट हो सकते हैं एक तो, है ना, वापस से पूछे जाते हैं, बहुत सी बार रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हमें आइडिया लग जाता है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सैंपल पेपर से कभी भी डायरेक्ट उठकर क्वेश्चन नहीं आता है। सैंपल पेपर पैटर्न के लिए होता है कि इस पैटर्न का, इस लेवल का, हर इस चैप्टर से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं पर हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाता है। और प्रैक्टिस, अभी मुझे तैरना, मेरा कंपटीशन है तैरने का, और मैं अगर गाड़ी चलाने की तैयारी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं कैसे उसके अंदर अच्छा कर पाऊंगा। तो जिस चीज के अंदर अच्छा करना है उसी चीज की तो तैयारी करेंगे ना, है ना। तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस की ही आप तैयारी करें, और मैं भी आप लोगों को करवाऊंगी। और ये था हमारा आज का क्लास। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।